स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन की। तो वहीं विपक्ष ने भी आज ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सियासी संग्राम अभी भी जारी है, जहां एकजुट विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जहां सदन शुरू होते ही जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के फैसले का विरोध जताने के लिए सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे, जहां राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही अडानी और राहुल के मुद्दे पर हंगामा किया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने राहुल पर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार पर नारेबाजी करते हुए इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। दरअसल इससे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, तो वहीं यूआईएमएल, एमडीके, केसी पार्टी, टीएमसी, आरएसपी, आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर एनसी, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद शामिल हुए। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के सांसद में स्थित चैम्बर में हुई। इस बैठक में ज्यादातर नेता काले कपड़े पहनकर ही बैठक के पहुंचे थे। तो वहीं सांसद की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। यहाँ इन सभी नेताओं ने संसद की रणनीति को तैयार करने को लेकर बैठक की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि आज हम काले कपड़ों के ड्रेस में क्यों आए हैं। राहुल गांधी चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। खड़गे ने आगे सवाल पूछा कि अडानी की 2.5 साल में इतनी संपत्ति कैसे हुई है। आज सारी पार्टी मिलकर यही पूछ रही हैं कि उनकी इतनी संपत्ति कैसे हुई है। सभी पार्टियों का कहना है कि जेपीसी बिठाई जाए। आज हमारे साथ सभी विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं। दाल में कुछ काला है, इसलिए वे डर रहे हैं। जो डरते हैं वही अंत में मरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जी पर केस डाला है, वो मेरे स्टेट का है, वहाँ का केस गुजरात में डालना चाहिए था। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। बिल्कुल तो एक तरफ संसद में विपक्ष दल के नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। इसके बाद बीजेपी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने उन पर पलटवार किया। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है
जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी अब ये पार्टी जाएगी अपने बचाव? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद का बयान सामने आया और उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया है। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता खत्म करे जाने के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। पहले लालू प्रसाद यादव को अयोग्य ठहराया गया था और अब राहुल गांधी पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी संसद और विधानसभाएं खाली हो जाएंगी। गुलाम नबी आज़ाद ने आगे कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं और इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं, चाहे वह राहुल गांधी हों या लालू प्रसाद यादव हों या फिर कोई दूसरा सांसद या विधायक ही क्यों ना हो। इस तरह के आयोग ठहराना गलत है, यह न्याय के खिलाफ है और एक तरफ जज फैसला सुनाता है तो दूसरी तरफ सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं के लिए एक अलग पैमाना होना चाहिए, जहां डीपीएपी के अध्यक्ष ने कहा कि पहले नियम ये था कि जब अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता था तब तक उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ अच्छा नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने फैसले के बाद देश भर में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ देश भर में कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की सदस्यता के बाद प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ कई विपक्षियों के नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होकर नजर आ रहे हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सदस्यता जाना और उनको अयोग्य ठहराना गलत था। सीधे तौर पर उन्होंने इस दौरान बयान भी दिया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। गांधी के साथ जो किया गया है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखो, इस चीज के तो मैं खिलाफ हूँ, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या लालू प्रसाद जी हो या किसी और एमपी या एमएलए के खिलाफ लिया, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कि इधर से एक जज साहब ने फैसला सुनाया और दूसरी तरफ से वो एमएलए और एमपी से खारिज हुआ, ये गलत बात है। पहले जो कानून था कि जब तक आखिरी कोर्ट उसको सज़ा न दे तब तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो आखिरी कोर्ट तक पहुँचने के लिए और 20 कदम है, तो इस तरह का ये लोकतंत्र के फेवर में अच्छी बात नहीं है। आज राहुल गांधी किया, इससे पहले लालू प्रसाद जी गए थे, इससे पहले और कुछ लोग गए थे, एमपीज और एमएलए। इस तरह से तो पूरा पार्लियामेंट और विधानसभा ही साफ हो जाए। चुने हुए नुमाइंदे और जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके लिए अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। ये लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर के लिए एक पैमाना होना चाहिए और चोर डाकू अगर इस तरह की हरकतें करे उसके लिए दूसरा पैमाना होना चाहिए। सर जम्मू कश्मीर को लेकर तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उद्धव ठाकरे की राहुल को दी गई चेतावनी की। बता दें कि सुनने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के बाद चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है तब से यह पहली बार था कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर हमला किया है।
नासिक के पास मालेगांव शहर में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह मराठी मानव से प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर के खिलाफ किसी भी अपमानजनक बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। उद्धव ठाकरे ने अपने 30 मिनट के भाषण में कहा कि कल मैंने राहुल गांधी के प्रेस स्टेटमेंट को सुना था, जिसके बाद वह लड़का वास्तव में अच्छा बोलता है। उन्होंने कहा कि उसने एक कठिन सवाल पूछा गया और उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20,000 करोड़ रुपए के जवाब मांगे, जिसका बीजेपी के पास जवाब नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि राहुल गांधी को चेतावनी देता हूं कि वीर सावरकर उनके भगवान हैं, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने अपने भाषण में आगे कहा कि राहुल गांधी को खुली चेतावनी देते हुए उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी में है, इसलिए कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक साथ लड़ना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर के खिलाफ एक भी लाइन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह इस सार्वजनिक मंच पर मैं खुली चेतावनी देता हूं। तो वहीं राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसे की टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान या अपमानजनक बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में याचिका खारिज की गई है। बता दें कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जहां हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के विरोध में दायर की गई उसकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आपको ऐसी याचिकाएं नहीं दायर करनी चाहिए। बता दें कि हाथरस रेप केस में पीड़िता के परिवार को दूसरे शहर में बसाने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आपको ऐसी याचिकाएं नहीं दाखिल करनी चाहिए। यूपी सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि परिवार की मांग है सिर्फ दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरों में ही बसने की है। वह मृतका के बड़े भाई और उसका आश्रित बताकर नौकरी की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। उन्होंने इस मामले को सुनने के बाद कहा कि यूपी सरकार को इस तरह की याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए। दरअसल 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाना क्षेत्र के बुलघड़ी में गांव में कथित तौर पर एक 19 साल की दलित लड़की से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जहां परिजनों ने आरोप लगाया था कि पीड़ित की हत्या तब की गई जब वह मवेशियों को चारा डालने के लिए निकली थी, जहां हमले के बाद आंशिक रूप से वह लकवाग्रस्त हो गई थी और उसके पास अलीगढ़ शहर में एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपना बयान दर्ज कराया था। बाद में उसने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर 9 राज्यों में तलाश वारंट जारी है, जिसको लेकर नेपाल बॉर्डर पर भी अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रही तलाशी के बाद अब तक वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। पुलिस अमृतपाल की 9 राज्यों में तलाश कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगाकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अमृतपाल की तलाश को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के बाद नेपाल से लगी सीमा और उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर पुलिस की नजर बनी हुई है, साथ ही सरकारी वाहनों की तलाश भी ली जा रही है। दरअसल पंजाब पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल का यहां शरण लेकर नेपाल या किसी दूसरे देश भाग सकता है। इसी के मद्देनजर उसे उत्तराखंड पुलिस को सतर्क किया गया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भगोड़े अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगों को शरण देने के आरोप में पटियाला से एक महिला को गिरफ्तार किया और लगातार इस मामले में अमृतपाल के समर्थक और अमृतपाल के सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। भगोड़ा अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
तो बुलेटिन में आखिरी में बात कर लेते हैं कोरोना मामलों की। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1805 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। जहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1805 नए मामले सामने आए हैं, जहां बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 3.19% रही है। इस दौरान 6 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4.47 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 10,300 के पार पहुंच गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं गुजरात में 303 मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल की बात करें तो केरल में 299 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 209 मामले सामने आए हैं। और बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में 153 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में केरल में 2 मौतें हुई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में एक मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को 38 मामले सामने आए। इनमें से 37 मामले एक ही स्कूल में मिले हैं। जानकारी के मुताबिक मैतौली के कस्तूरबा स्कूल में 37 छात्राओं को एक स्टाफ के लोगों को कोरोना संक्रमण पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जैसे ही स्कूल में एक साथ 37 छात्राएं कोरोना संक्रमण से ग्रस्त नजर आई, इसके बाद ही स्वास्थ्य महकमे और स्कूल में हड़कंप मच गया और लगातार अब स्कूल में जांच कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों से एक मौत हो चुकी है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।